आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 7 मई 2022 को। आज CBSE के द्वारा जो 10th क्लास का सेकंड टर्म का पेपर लिया गया है उसको लेकर, तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधा प्रश्नों की तरफ चल पड़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 2021-22 के सेशन वाली जो 10th क्लास है उसका सेकंड टर्म का संस्कृत का पेपर है, जो कि आज 7 मई 2022 को हुआ है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न आया है अपठित अवबोधनम, अर्थात जो कि हमारा गद्यांश आता है 10 नंबर का। इसको हम जल्दी से समझेंगे और फिर इसके बाद में हम प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। तो देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों के उत्तराणे उत्तर संस्कृत ने लिखा, संस्कृत के द्वारा या संस्कृत के साथ लिखिए। चल भाषी यंत्रम, चल भाषी यंत्र कहते हैं मोबाइल को। मोबाइल जो है वर्तमान युग से, वर्तमान युग का जीवनम एव वर्तते, जीवन ही है भाई, मोबाइल ही जीवन है वर्तमान युग का। अस्य मुख्यम प्रयोजनम, इसका मुख्य प्रयोजन दूरस्थेन जनेन, दूर रहने वाले व्यक्ति के साथ, सह मतलब साथ, वार्तालाप है, बातचीत करना, इति ऐसा है। परंतु अद्य आज अस्माकम, हमारी जीवन शैली, जो जीवन की शैली है, एव ही, जीवन शैली ही, अनेन, इसके द्वारा पूर्णतया प्रभाविता, पूर्ण रूप से प्रभावित वर्तते है। परंतु आज हमारी जीवन शैली ही इसके द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित है। अधुना, अब, अनेन, इसके द्वारा, केवल वार्ता, बात, एव ही, न, नहीं, भवती, होती है। अब इसके द्वारा केवल बात ही नहीं होती है, अपितु बल्कि वार्तया सहिव, बात के साथ ही, वार्तया मतलब बात के साथ, सहिव साथ ही, बात के साथ साथ ही, वयम हम, प्रियजनम, अपने प्रिय व्यक्ति को जिससे हम बात कर रहे हैं, द्रष्टुम, देखने में भी, द्रष्टुम देखने के लिए, अपि भी सक्षमः, समर्थ हैं। मोबाइल के द्वारा हम देख भी सकते हैं बातचीत करते हुए, यानी कि वीडियो कॉल हो सकती है। अपि च, और भी, अपि च, अपि मतलब भी, च मतलब और। ईमेल, ईमेल का मतलब ईमेल, फेसबुक अर्थात फेसबुक, व्हाट्सएप का मतलब व्हाट्सएप, माध्यमों से, और भी ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से वार्ता, जो बात है, सुकरा, आसान, भवती, हो जाती है, यानी कि बातचीत करने के भी हमारे अनेक माध्यम है इसमें, मोबाइल में। अस्य माध्यमेन, इसके माध्यम से, गमन आगमनार्थम, गमन का मतलब जाना और आगमन का मतलब आना, अर्थम का मतलब लिए, जाने और आने के लिए, शीघ्रमें व जल्दी ही, जनाः लोग, सरलतया, आसानी से, वाहनम प्राप्नुवन्ति, वाहन को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जैसे ये जो उबेर है, ओला है इत्यादि ऐप, जैसा कि आप जानते हैं, यानी कि मोबाइल से हम साधन भी जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं जाने और आने के लिए। यदि कदापि, यदि का मतलब यदि कदापि, कभी भी, वयम हम, मार्गम, रास्ते को, विस्मरा में हम भूल जाते हैं, यदि कभी भी हम मार्ग को, रास्ते को भूल जाते हैं, तदा तब, उचितम मार्गम, ठीक रास्ते को, प्रदर्शयितुम, दिखाने के लिए, अपि भी, इदम, यह, श्रेयस्करम, बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। न केवलम, न नहीं, केवलम केवल, एतद एव, ऐसा ही, न केवल ऐसा ही है या यह ही है, अपितु बल्कि, एतत् यंत्रम, यह यंत्र, विभिन्ना भी, अनेक प्रकार के, क्रीड़ा भी, खेलों के द्वारा, मनोरंजन, मनोरंजन, चापी, च मतलब और, अपि भी, करोति, करता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि यह यंत्र जो है अनेक प्रकार के खेलों से मनोरंजन भी करता है। अतः इसलिए बालः, बच्चे, वृद्धः, बूढ़े, युवकः, जवान, सर्वे, सभी, एव ही, एतस्य यंत्रस्य, इस यंत्र के, दासः, गुलाम, अभवन, हो गए। अब बच्चे से लेकर, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी इस यंत्र के दास हो गए, यानी गुलाम हो गए हैं।
इसके बिना किसी का काम नहीं चल रहा। अधुना अब तो इदम यंत्रम, यह यंत्र, मित्रम मित्र, विद्यालय स्कूल, मार्गदर्शक मार्ग दिखाने वाला, और सर्वम अपि सभी अभवत हो गया। आज के समय में तो मोबाइल ही मित्र हो गया, मोबाइल ही विद्यालय हो गया और मोबाइल ही मार्गदर्शक सब कुछ हो गया। तो यह तो था हमारा अपठित गद्यांश। अब इसके जल्दी से फटाफट हम प्रश्न कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा आता है एक पद में उत्तर देने वाला। एक पद में उत्तर कैसे होंगे? पहला प्रश्न जो है, वर्तमान युगस्य जीवनम किम वर्तते, वर्तमान युग का जीवन क्या है? सबसे पहला शब्द ही पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा, चलभाषी यंत्रम। ठीक है। दूसरा है के सरलतया वाहनम प्राप्नुवन्ति, कौन आसानी से वाहन को प्राप्त करते हैं? कौन प्राप्त करते हैं वाहन को? जनाः, लोग। तो जनाः आ जाएगा दूसरे का आंसर। इसके बाद है तीसरा, एतत् यंत्रम का भी मनोरंजनम चापि करोति, यह यंत्र किसके द्वारा मनोरंजन करता है? किसके द्वारा? क्रीड़ा भी, हम खेल देख लेते हैं मोबाइल पर। ठीक है। तो इसके बाद आ गया पूर्ण वाक्य में लिखना है। पूर्ण वाक्य में देखिए दूसरा प्रश्न है, अद्य चलभाषी यंत्रेण का प्रभाविता, अब चलभाषी यंत्र के द्वारा क्या प्रभावित हो गई है? तो इसमें हम ज़्यादा फेरबदल नहीं करेंगे। हमने पहले भी आपको बता रखा है, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको काट के उनकी जगह पर जो शब्द जुड़ सकते हैं केवल वही जोड़ देंगे। पहले में का की जगह पर हम क्या लिख देंगे? जीवन शैली। क्या लिख देंगे? ये अस्माकम जीवन शैली, यानी कि सिर्फ हम जीवन शैली लिख देंगे, या अस्माकम जीवन शैली भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अद्य चलभाषी यंत्रेण जीवन शैली प्रभाविता वर्तते। लो जी, एक शब्द हमने फिट कर दिया, आपका आंसर बन गया। और लास्ट में पूर्ण विराम लगा देना क्वेश्चन मार्क को ख़त्म करके। अधुना वार्ता कई शुक्र भवती, आज जो बातचीत है कई किसके द्वारा? शुक्रा, आसान हो जाती है। तो कई की जगह पर हम क्या करेंगे? ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप माध्यमई, ये इतने शब्द हम और जोड़ देंगे। कहाँ पर जोड़ देंगे? हम यहाँ पर जोड़ देंगे जहाँ पर था कई। बाकी पूरी लाइन हम सेम टू सेम रखेंगे। अधुना वार्ता ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप माध्यमई शुक्रा भवती। ठीक है। इसके बाद तीसरा, के तस्य यंत्रस्य दासः अभवन्, कौन इसके दास बन गए? तो ये वाली लाइन आ जाएगी, बाला वृद्धा, बाला से लेकर यहाँ तक हम पूरी लाइन भी लिख सकते हैं। और के की जगह पर अगर आप वैसे समझना चाहें तो के की जगह पर ये बाला वृद्धा युवकः सर्वे एव, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि आप इस लाइन को पूरी की पूरी लिख दें, वो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया। लिख दें क्या? आपने तो लिख दिया, जो धुआं उठाना था पेपर में आपने उठा दिया। अब तो आप चेक कर लीजिए कि आपका धुआं उठा हुआ अच्छा है या नुकसानदायक है। हाँ जी। तो यहाँ पर हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर आपको पता लग गया। इसके बाद आ गया हमारा शीर्षक लिखना। शीर्षक हम क्या लिखेंगे? शीर्षक लिख देंगे चल भाषी यंत्रस्य प्रभावा। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो इसका हमको सबसे अच्छा लगा वो लगा चल भाषी यंत्र के प्रभाव, चल भाषी यंत्रस्य प्रभावः। ठीक है, प्रभाव, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद आ जाइए नीचे। नीचे जो है द, इसमें क्या है? करोति। करोति इत्यस्याः क्रियायाः कर्तृपदम। हमने बताया था पदम से पहले जो मिले वो आपको बताना है, कर्ता बताना है। तो इसका आ जाएगा एतत् यंत्रम, पहले का आ जाएगा एतत् यंत्रम, यह यंत्र। ठीक है। ये पैराग्राफ में से पूछ रखे हैं, भाषिक कार्य कहते हैं इसको। इसके बाद शुक्रा इति पदस्य विशेष्य पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। आसान हो गई। क्या आसान हो गई? शुक्रा मतलब आसान। तो इसका आ जाएगा वार्ता, दूसरे का आ जाएगा वार्ता। इसके बाद है तीसरा हितकरम इत्यस्य पदस्य कै पर्यायत्रागत है। हितकरम अर्थात कल्याणकारक, अच्छा, लाभ देने वाला। इसका इस पद का क्या पर्याय शब्द प्रयोग किया गया है? तो श्रेयस्करम। क्या आ जाएगा? श्रेयस्करम आ जाएगा इसका आंसर तीसरे का। इसके बाद आ गया अनुच्छेदे कठिनतया
इस अनुच्छेद में कठिनतया इस पद का विपर्य, विपर्य होता है विपरीत, तो सरलतया आ जाएगा लास्ट वाले का, सरलतया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। 10 नंबर आप चेक कर सकते हैं कितने आएंगे 10 में से आपके। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में हमारा पत्र आया है भगवान देवांश है, आपका नाम देवांश है, रामायणम पठनाय, रामायण को पढ़ने के लिए मित्रम अक्षतम, मित्र का भी नाम बता दिया, आपका भी नाम बता दिया और मित्र का भी नाम। मित्र का नाम है अक्षतम, अक्षत को प्रोत्साहितम, प्रोत्साहित करने के लिए लिखे गए पत्र में रिक्त स्थानानि पूरित्वा, रिक्त स्थानों को पूरा करके पत्रम से पुनः, पत्र को दोबारा से उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर आप एड्रेस में आपको पता है जगह का नाम आता है, जगह का नाम सुंदर नगरात, पहले में आ जाएगा सुंदर नगरात। दूसरे में प्रिय मित्र, उसका नाम आता है, तो मित्र का नाम क्या बताया, अक्षत। 1 नंबर फ्री का दे रखा है इन्होंने पहले ही टाइटल उसमें हेडलाइन में, अक्षत आ गया। इसके बाद नमो नमः अत्र कुशलम, सबसे पहले हम आप पत्र की प्रैक्टिस करते आए हैं, सबसे पहले ऐसी बात आती है कि यहाँ सब ठीक ठाक है वहाँ बताइए, तो तीसरे में आ गया कुशलम। इसके बाद गत सप्ताह मम जन्म दिवस है आसित, चौथे में जन्म दिवस आ जाएगा, पिछले सप्ताह मेरा जन्मदिन था। तस्मिन अवसरे मम पिता, उस अवसर पर मेरे पिता ने मह्यम मुझको रामायणम इति, रामायण ऐसी पुस्तक, चौथे में आ जाएगा, पांचवें में आ जाएगा पुस्तकम, ऐसी पुस्तक उपहार रूपेण तत्वान, उपहार के रूप में दी। अद्यतवे आजकल अहम, मैं तत्पुस्तकम, उस पुस्तक को मनोयोगेन, मन लगाकर पठामी, पढ़ रहा हूँ। अतः इसलिए अधुना अब त्वाम प्रति, तुम्हारे प्रति पुस्तक विषय लेखितुम इच्छामि, इस पुस्तक के विषय में लिखना चाहता हूँ। रामायणम पुस्तकम, रामायण जो पुस्तक है वस्तुतः वास्तव में जीवन पद्धतिम, 7वें में आएगा जीवन पद्धतिम, जीवन पद्धति को यानी कि जीवन जीना शिक्षयति, सिखाती है। एतस्य पठनेन, इसके पढ़ने से अस्माकं मनसि, हमारे मन में भ्रातृभावस्य यानी कि भाईचारे का, भ्रातृभाव का यानी कि भाईचारे का, हम भाई के प्रति जो भाव होता है हमारा उसका, मित्रता है हम मित्रता का, पितरम प्रति है और पिता के प्रति भक्ति भावना का। 8वें में आ जाएगा भक्ति भावनाया अपि विकास है भविष्यति, भक्ति भावना का भी विकास होता है। अस्मिन आधुनिक युगे, इस आधुनिक युग में तो अस्य, इसके ज्ञानस्य, ज्ञान की अत्यावश्यकता वर्तते, अत्यधिक आवश्यकता है। मम निवेदनमस्ति, मेरा निवेदन है, यदि कि भवान आप अपि भी अस्य पुस्तकस्य, इस पुस्तक का अध्ययनम करोतु, अध्ययन कीजिए। 9वें में अध्ययन आ जाएगा, अध्ययनम, और करोतु अन्यांच अपि प्रोत्साहितुम करोतु, और दूसरों को भी प्रोत्साहित कीजिए। पितृभ्यां मम प्रणामः, माता पिता को यानी कि अंकल आंटी को, ठीक है, माता पिता को मेरा प्रणाम। मित्र के माता पिता ही माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मित्र हमारे जैसा ही होता है, हमारे समकक्ष होता है, इसलिए हम मित्र के माता पिता को भी माता पिता कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। इसके बाद तब मित्रम, यहाँ आ जाएगा 10वें में मित्र, ठीक है। तो ये था हमारा देवांश आ गया यहाँ नाम आपका नाम सबसे लास्ट में मिलता है, मैंने पहले ही बताया था, और मित्र का नाम आपको दे दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने की, आप अपने नंबर चेक कर लीजिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है अधः प्रदत्तम, नीचे दिए गए चित्र को दृष्टवा देखकर मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यानि, 5 वाक्य संस्कृत में लिखित, संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर मंजूषा में चित्र दे रखा है, देखिए चित्र में क्या क्या है। चित्र में पीछे भवन है, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। 2 बच्चे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, पानी का बर्तन है, पेड़ है, इत्यादि जो भी है आप देख रहे हैं। नगरस्य, हम शब्दों के अर्थ बता देते हैं आपको। नगरस्य मतलब नगर का सतह है, 2 के लिए तय,
ती तय अंति वाला फॉर्मूला आपको याद रखना था। ती तय अंति, ती एक के लिए, तय दो के लिए, अंति बहुवचन के लिए। ठीक है। भवनानी महल, बालव दो बच्चे, उडयंती उड़ रहे हैं, अंति यानी कि बहुवचन में है पक्षी। पादपान पेड़ों को, पर्यावरणम पर्यावरण, प्रसन्नौ दो प्रसन्न, औ की मात्रा है ना। तो इसके बाद है पक्षिण है पक्षी, जलपात्रम पानी का बर्तन, शुद्धम साफ, भवयु हो, जागरूक जागरूक, सर्वत्र सभी जगह। तो इन वाक्यों के अनुसार आपको 5 वाक्य, इन शब्दों के अनुसार आपको 5 वाक्य बनाने थे। वो आपने कैसे कैसे बनाए हैं वो आपको पता है। और यहाँ पर हम 5 वाक्य बनाकर आपको दिखा देते हैं। हमने पहले ही बताया था 2 शब्द आप हर एक वाक्य में लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे। उसके बाद आप उन शब्दों को छांट लीजिए जो एक वचन के हैं, जो बहुवचन के हैं, उनके हिसाब से हमने आपको बताया था तरीका प्रयोग करना। तो चलिए आइए आपको दिखा देते हैं 5 वाक्य बनाकर। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 5 वाक्य बना दिए हैं। अस्मिन चित्रे बालौ सतः है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, 2 शब्द हमने इस्तेमाल कर दिए। और आप इसी तरह से अस्मिन चित्रे दूसरे वाक्य में लिख सकते हैं। तो बालौ हमने दूसरे में भी लिख दिया। इसका मतलब होता है यानी कि ऊपर वाला शब्द हम अनुकरण कर रहे हैं। अस्मिन चित्रे बालौ प्रसन्नौ सतः, तीसरे में हमने दूसरे में जोड़ दिया प्रसन्नौ शब्द। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरे में फिर आ गया अस्मिन चित्रे भवनानि सन्ति, तो ये भवनानि ले लिया, बहुवचन है, सन्ति तीसरा हो गया हमारा। फिर हो गया अस्मिन चित्रे पक्षिणः उडयन्ति, भाई पक्षी दे रखा है और उडयन्ति, इतना आप अंदाज़ा लगा सकते थे। तो पक्षिणः उडयन्ति, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया चौथा। जलपात्रम आ गया, एक है जलपात्रम, अस्मिन चित्रे जलपात्रम अस्ति, ये हमारा 5वां वाक्य बन गया। ठीक है, इस तरह से यद्यपि आपने अगर अलग बना लिए हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका सिर्फ जो बनावट है यानी कि धातु का प्रयोग, कर्तरी क्रिया इत्यादि जो भी हैं उनका प्रयोग जो है वो ठीक होना चाहिए बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हो गया उसके लिए चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आगे के लिए सुधार होना चाहिए और उसका हमको निष्कर्ष निकालना चाहिए जो हम कर चुके हैं कि कितना फ़ायदा हुआ और कितना उसमें नुकसान की संभावना है। तो आप अपने नंबर मिलाकर देख सकते हैं। इसके बाद चित्रवर्णन के ऑप्शन में आ गया मंजूषा में दिए गए मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित विषय को अधिकृत करके 5 संस्कृत वाक्यों के द्वारा एक अनुच्छेद लिखना है। पर्यावरण का टॉपिक दे दिया आपको और पर्यावरण का टॉपिक हम करवा भी चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो हम आपको 5 वाक्य बना कर देते हैं इस मंजूषा की सहायता से। वृक्षा मतलब पेड़, वातावरण का मतलब वातावरण, संति हैं, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन, जीवन वायु का मतलब प्राणवायु, आरोपित लगाने चाहिए, हरितिमा हरियाली, सर्वत्र सभी जगह, जागरूक जागरूक, संरक्षणम सुरक्षा, वन महोत्सव का मतलब वन महोत्सव मान्यता मनाया जाता है। तो इसके 5 वाक्य आपको बनाकर हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए वाक्य बना दिए हैं। एक वाक्य हमने बनाया वृक्षेभ्यः ऑक्सीजनम जीवन वायु प्राप्नोति। भाई जो शब्द इन्होंने दे रखे हैं मंजूषा में उन शब्दों का प्रयोग करके ही कम से कम पंक्ति में एक शब्द तो ज़रूर हो, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मंजूषा देने का फ़ायदा तभी होगा। तो वृक्षेभ्यः ऑक्सीजनम प्राण जीवन वायु प्राप्नोति, पेड़ों से ऑक्सीजन प्राणवायु प्राप्त होती है। अद्य आज अस्माकं पर्यावरणं दूषितम् अस्ति, आज हमारा पर्यावरण दूषित है। वृक्षः पर्यावरणस्य महत्वपूर्णः अंशः सन्ति, पेड़ जो है पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंश हैं। वृक्षैः हरितिमा भवति, पेड़ों से हरियाली होती है। ऑक्सीजनम जीवन वायु कथ्यते, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षणम आवश्यकम अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो इस तरह से आपको 5 वाक्य लिखने थे। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चल पड़ते हैं। चौथे प्रश्न में था अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषायानुद्य लिखित। नीचे लिखे गए वाक्यों को संस्कृत भाषा के द्वारा संस्कृत भाषा के साथ अनुद्य का मतलब अनुवाद करके लिखिए।
तो पहला है लिपिक अपना कार्य करता है, आप हिंदी पढ़ रहे हैं। दूसरा है दो किसानों ने खेत जोता था, मैं आलस्य का त्याग करूंगा, तुम सब मिलकर गीत बोलो, हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए, सफलता परिश्रम का परिणाम है, कल मोहन कहाँ था। इनकी संस्कृत क्या होगी वो आपको लिखकर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए इन वाक्यों की संस्कृत बना दी है, आप देख सकते हैं। पहला है लिपिक अपना कार्य करता है, लिपिक है स्वकार्यम करोति। दूसरा कृषकौ क्षेत्रम अकृषताम। तीसरा अहम आलस्य त्यागम करिष्यामि। चौथे का बनेगा यूयम मिलित्वा गीतम गायते, हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए, वयम प्रतिदिनं व्यायामं कुर्याम, सफलता परिश्रमस्य परिणाम अस्ति, हयः मोहनः कुत्र आसीत्। यहाँ पर जो हमने एक बात नोट की है, पेपर में 500 लकारों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहला जो वाक्य है आपका, इसमें लट लकार है वर्तमान काल वाला। दूसरा जो है लंघ लकार का वाक्य है, भूतकाल में प्रयोग हुआ है। तीसरा लृट लकार जो भविष्य काल में आता है उसका वाक्य है। चौथा वाक्य लोट लकार का है, बोलो, तुम सब मिलकर बोलो यानी कि आदेश दिया है, तो लोट लकार में गायता आया है मध्यम पुरुष में। इसके बाद पांचवा जो है वो विधिलिंग लकार का आया है। और छठा वाक्य साधारण है, यानी कि लट लकार वर्तमान काल का है आया है, तो हम इसको उसमें मानेंगे। और ये फिर भूतकाल का वाक्य आ गया अंतिम वाक्य, यानी कि 7 वाक्य में 500 लकार उसने आपको प्रयोग करने के लिए दे दिए। पेपर बनाने वाले ने बड़ी अच्छी मेहनत की है, पेपर बनाने वाले ने। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर आ गया 5वां प्रश्न। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। फटाफट हम पहले इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। 3 नंबर का आता है। स बार वेदने क्रंदत, इसमें वह वजन की पीड़ा से चिल्ला रहा था। तस्य क्रंदनम, उसका शोर निशम्य सुनकर मुदित आरक्षी, खुश हुए आरक्षी ने, पहरेदार ने, तम उवाचा, उसको कहा, अरे दुष्ट अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, तव्या तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया मंजूसाया, चोरी की गई पेटी के, ग्रहणाद वारितः, लेने से रोका गया था, ग्रहण करने से रोका गया था। इदानीम, अब, निजकृत्य, अपने किए हुए का फलम भुंक्ष्व, फल भोग लो। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोरी के मुकदमे में, तुम वरस्त्रस्य 3 साल का कारादंडम, कैद यानी कि सज़ा, जेल की सज़ा, लक्ष्य से प्राप्त करोगे। इति प्रोच्य, ऐसा कहकर उच्चई अहसत, जोर से हंस पड़ा। यथा कथनचित, जैसे तैसे, उभव, दोनों ने, स्वम आनीय, लाश को लाकर, चतवरे, चौराहे पर, चबूतरे पर स्थापितवंतो, रख दिया। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनः फिर से, तऊ उन दोनों को, घटनाया विषय, घटना के विषय में, वक्तुम आदिष्टौ, बोलने का आदेश दे दिया, बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी, पहरेदार यानी कि सिपाही जो है, चौकीदार जो है, उसके द्वारा, निज पक्षम प्रस्तुतवती, अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर, आश्चर्यम अघटत, आश्चर्यपूर्ण अघटत घटना घटी। स्व उस लाश ने, प्रवारकम अपसार्य, प्रवारकम का मतलब होता है जो भी चीज़ ढकी हुई हो, यानी कि ढके हुए कपड़े को अपसार्य हटा करके, न्यायाधीश को अभिवाद्य प्रणाम करके, निवेदितवान, कहा, मान्यवर महोदय, एतेन आरक्षिणा, इस पहरेदार के द्वारा, अध्वनि, अध्वनि का मतलब मार्ग में रास्ते में, यदुक्तम, जो कहा गया, तद वर्णयामी, उसको मैं बताता हूँ। तव्या, तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया मंजूसाया, चोरी की गई पेटी से, यानी कि चोरी की गई पेटी के, ग्रहण करने से, वारिता, रोका गया था। अतः इसलिए, निजकृत्य से फलम भुंक्ष्व, अपने किए हुए का फल भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे, इस चोरी के मुकदमे में, तवम तुम, वरस्त्रस्य 3 साल का कारादंडम, जेल की सज़ा, लक्ष्य से प्राप्त करोगे। इति, ऐसा तो उसने बता दिया लाश ने उठकर, ठीक है। इसके बाद इसके प्रश्न हम करेंगे।
पहला प्रश्न है अभियुक्ता कया क्रंदते समय। अभियुक्ता का मतलब होता है मुजरिम, यानी कि जो दोषी है। दोषी तो अतिथि था, अतिथि के ऊपर दोष लगा था। तो अभियुक्त जो है वो कया क्रंदते समय किसके द्वारा चिल्ला रहा था या दुखी हो रहा था। तो इसका आ जाएगा आंसर, पहले ही लाइन में आया था, भार वेदनया, वजन की पीड़ा से। ठीक है, लाश जो है वो भारी थी और अतिथि जो है वो कमज़ोर था। कै उच्चई अहसत, कौन ऊंचे हंस पड़ा। कौन ऊंचे हंस पड़ा, आरक्षी। तो आरक्षी जो है वो ऊंचे से हंस पड़ा। इसके बाद है उभौ स्वमानीय कुत्र स्थापित बनतो, दोनों ने लाश को लाकर कहाँ रखा। इसका आ जाएगा चत्वरे, चत्वरे चबूतरे पर। ठीक है, तो ये था पहले का। दूसरा है क्रंदनम निशम्य मुदितः आरक्षी किम उदितवान किम उवाच, सॉरी। तो शोर को सुनकर खुश हुए आरक्षी ने क्या कहा। इसकी हम आपको पैराग्राफ में से बता देते हैं कौन सी लाइन आएगी, या हम यहाँ पर, चलो पैराग्राफ में से बता देते हैं। ये देखिए जितने लाइन को हमने निशान लगाया है, क्रंदनम निशिम्य मुदित आरक्षितम उवाच रे दुष्ट तस्मिन दिने तो यह हम चोरिताया मंजूषाया गृहणात वारिता, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा लिखना चाहते हो तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, भुंक्षुआ तक। ठीक है, तो ये इसका दूसरे का, हमारा दूसरे प्रश्न का पहला आंसर बन जाएगा, जो कि पूरे वाक्य में लिखना था आपको। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा है केन पुनस्तौ घटना यह विषय का वक्तुम आदिष्टौ, किसके द्वारा दोबारा से घटना के विषय में बोलने के लिए कहा गया, आदेश दिया गया। किसने आदेश दिया, जज ने। तो जज को हम क्या कहेंगे, न्यायाधीशेन। केन की जगह हम एक शब्द लिख देंगे बस, बाकी लाइन पूरी की पूरी रखें, न्यायाधीशेन। ठीक है, न्यायाधीशेन ये शब्द हम लिख देंगे, बाकी सारी लाइन सेम टू सेम रखेंगे, अंत में पूर्ण विराम लगा देंगे। ये हमारा आंसर बन गया, न्यायाधीश के द्वारा दोबारा से घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया गया। तो इसके बाद है यथा आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुत होती, जब आरक्षी के द्वारा, पहरेदार के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तब क्या घटना घटी। इसको भी हम आपको गद्यांश में से दिखा देते हैं, क्या बनेगा इसका। तो इसका आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुत होती, यहाँ से लेकर आप निवेदितवान मान्यवर एतेन, यहाँ तक का आप लिख सकते हैं। यानी कि पूरे वाक्य में अगर आप 2 वाक्य भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ तक आंसर लिख सकते थे, और यहाँ से बढ़ाकर भी अगर आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, भुक्ष्वा तक, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पूरे वाक्य वाले में आप 2 वाक्य भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर था, आरक्षिण है से शुरू होके यहाँ तक। ठीक है, यानी कि 2 लाइनें आप, 3 लाइनें भी आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्या घटना घटी, जो घटना थी वो घटना बतानी थी। ठीक है, तो लाश ने बता दिया, जो उसने बताया, क्या बताया वो भी आपने लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यह था हमारा 5वां प्रश्न। इसके बाद हम 6ठे प्रश्न पर आते हैं। 6ठा प्रश्न जो है श्लोक है, श्लोक में से आपको प्रश्न छांटने थे। पहले हम इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, निमित्तम का मतलब कारण को, उद्देश्य मानकर, कारण को मानकर ही मतलब निश्चय ही यह जो प्रकुप्यति क्रोधित होता है। मैं किसी कारण को मानकर जो क्रोधित होता है, ध्रुवम निश्चय ही स वह तस्य अपगमे, उसके हट जाने पर, उस कारण के हट जाने पर, उस कारण के दूर होने पर प्रसदति खुश भी हो जाता है। भाई जो किसी कारण से दुखी हुआ हो और उसकी दुख होने का कारण यदि दूर हो जाए तो वो खुश भी हो जाता है। लेकिन अकारण द्वेषी, लेकिन जो बिना कारण के ही रुष्ट होता हो, मन है मन वाला, अकारण द्वेषी यानी कि बिना कारण के दुखी होने वाला मन वाला, तो यस्य जिसका, वही निश्चय ही जिसका मन बिना कारण के द्वेष करने वाला हो, कथम कैसे जनः व्यक्ति तम उसको परितोषयति खुश करेगा। तो उस व्यक्ति को तो हम खुश कर ही नहीं सकते जो बिना किसी बात के रुष्ट होता हो।
तो यहाँ पर पहला प्रश्न है नरः किम उद्देश्य प्रकुप्यति। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, निमित्तम, क्या उद्देश्य करके एक शब्द आ जाएगा निमित्तम, ठीक है। निमित्तम, ऊ की मात्रा नहीं आएगी, इसका ध्यान रखें छात्र, निमित्तम आया है, ठीक है। सिर्फ निमित्तम, मैं को हलंत करेंगे यहाँ हम, ठीक है। इसके बाद कोपस्य निमित्ते समाप्ते सति, कोप का कारण दूर होने पर, समाप्त होने पर, किम क्या सहज न प्रसिद्धति, क्या वह व्यक्ति प्रसन्न होता है। इसको प्रसन्न बनाना नहीं आया भाई। कोप का कारण दूर होने पर क्या वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, तो इसका आंसर हम आम लिखेंगे, हाँ, क्योंकि इसको प्रश्न लिखना था। कोप को कारण दूर होने पर क्या होता है भाई, फिर हम लिख सकते थे प्रश्न होता है, या जन है किम करोति, व्यक्ति क्या करता है। कोप का कारण समाप्त होने पर व्यक्ति का कारण करता है। चलो, जैसा भी जो अगले ने प्रश्न बनाया है अच्छी बात है, मेहनत की है, लेकिन जैसा प्रश्न बनाया है वैसा हमने आंसर दे दिया। इसने पूछा क्या वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, यानी कि पैराग्राफ से, श्लोक से बाहर की बात चली गई। जो आंसर था ना, जो आंसर था वो श्लोक से बाहर चला गया, इसलिए हम कह रहे हैं बस भाई, कम से कम छात्रों को प्रश्न ऐसा बना कर देना चाहिए था कि छात्र श्लोक में से प्रश्न लिख सकें, उत्तर लिख सकें। तो आम का मतलब हाँ होता है, हाँ वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। तो कीदृशम मन है न प्रसिद्धति, कैसा मन खुश नहीं होता है। अकारण द्वेषी आ जाएगा इसका, तीसरे का क्या आ जाएगा, अकारण द्वेषी। एक पद में उत्तर देना, इस बात का ध्यान रखना था आपको। इसके बाद आ गया पूर्ण वाक्य में उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर देना है, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति स कदा प्रसिद्धति, जो कारण का बहाना बनाकर क्रोधित होता है वह कब प्रसन्न होता है। स कदा की जगह पर हम लिख देंगे स तस्य अपगमे, तस्यापगमे। एक शब्द हमने लिख दिया और हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। एक चीज़ ज़रूर करनी है, वो बाद में पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति स तस्यापगमे प्रसिद्धति, ये पहले का आंसर बन गया। दूसरा, जनः कीदृशम जन्म परितोषितुं न शक्नुवन्ति, लोग कैसे व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। जनः हम यहाँ लिख देंगे यस्य मनः अकारण द्वेषी, तो यहाँ लिख देंगे यस्य मनः अकारण द्वेषी, जिसका मन अकारण द्वेष करने वाला हो। जनः तम जनम, व्यक्ति उस, लोग उस व्यक्ति को, तम आ जाएगा, ठीक है। यस्य मन अकारण द्वेषी, जिसका मन बिना कारण के द्वेष करने वाला हो। लोग तम जन्म परितोषितुं न शक्नुवन्ति, ठीक है, लास्ट में पूर्ण विराम, ये इसका आंसर बन जाएगा। तीसरा है अत्र कस्य अपगमस्य वर्णनम अस्ति, यहाँ पर किसका दूर होने का वर्णन है, किसका, निमित्तम, कारण के दूर होने का, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कस्य की जगह निमित्तस्य, यानी कि किसी कारण का, उदासी के कारण का, दुखी होने के कारण का, निमित्तस्य, ठीक है। क्या आ जाएगा, निमित्तस्य। अत्र निमित्तस्य अपगमस्य वर्णनम अस्ति, यहाँ पर कारण के दूर होने का वर्णन है, ठीक है। प्रकोपस्य, एक शब्द और आप इसमें लिख सकते हैं, प्रकोपस्य, क्रोध के कारण के दुख होने का, प्रकोपस्य, ये भी शब्द आप लिख सकते हैं। अत्र प्रकोपस्य निमित्तस्य, यहाँ पर क्रोध के कारण के दूर होने का वर्णन है, ठीक है। ये था आपका छठा प्रश्न श्लोक। सातवां आ गया नाट्यांश। नाट्यांश में हम इस नाट्यांश को पढ़ लेते हैं पहले फटाफट। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एवैका नदी अपि बहती, पास में एक नदी, पास में ही एक नदी भी बह रही है। एक सिंह विश्राम्यते, एक शेर विश्राम कर रहा है। तभी
तदैव तभी एक वानरागत्य एक बंदर आकर तस्य पुच्छम धुनोति उसकी पूंछ को हिला देता है। क्रुद्धः सिंह क्रोधित शेर तम प्रहर्तुम इच्छति उसको मारना चाहता है। परंतु वानरस्तु बंदर तो क्रोधित्वा कूद कर वृक्षमारूढ़ पेड़ पर चढ़ गया। तदैव तभी अन्यस्मात् वृक्षात दूसरे पेड़ से अपरः वानरः दूसरा बंदर सिंहस्य शेर के कर्णम आकृष्य कान को खींचकर पुनः फिर से वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर आरोहति चढ़ जाता है। एवमेव वानराः इसी प्रकार बंदर वारम वारम सिंहम तुदंती बार बार शेर को दुखी करते हैं। क्रुद्ध सिंह क्रोधित शेर इतस्ततः धावति इधर उधर भागता है दौड़ता है। गरजता है परंतु किमपि कर्तुम असमर्थ है परंतु कुछ भी करने में असमर्थ है। तिष्ठति असमर्थ ही रहता है। वानरा हसंती बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर च और विविधा पक्षिणः अपि अनेक प्रकार के पक्षी भी सिंहस्य शेर की एतादृशीं दशाम ऐसी दशा को दृष्टवा देखकर हर्ष मिश्रितम खुशी के साथ कलरवम कुर्वन्ति अपने कलरव करते हैं ध्वनि करते हैं। निद्राभंग दुखेन नींद टूटने के दुख से वनराज है जंगल का राजा सन्नपि होता हुआ भी तुच्छ जीवई छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः अपनी एतादृशया दुरावस्थया ऐसी दुर्गति से श्रांत है थका हुआ सर्वजंतून सारे जंतुओं को दृष्टवा देखकर पृच्छति पूछता है। तो यह तो था नाट्यांश। अब हम इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है एक पद वाला कस्य दृश्यमस्ति किसका दृश्य है। तो सबसे पहला जाएगा वनस्य एक शब्द में आंसर लिखना है। के सिंहम तुदंती शेर को कौन दुखी करते हैं। तो कौन दुखी करते हैं वानराः वारम वारम तुदंती तो वानराः आ जाएगा एक शब्द ठीक है। दूसरे का एक ही शब्द का आपका आंसर होना चाहिए। वनस्य समीपे का बहती वन के पास में क्या बहती है नदी बहती तो नदी आ जाएगा तीसरे का आंसर। पहले का वनस्य दूसरे का वानरा तीसरे का नदी। इसके बाद आ गया हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में है यदा सिंह विश्राम्यते तदा किम अभवत् जब शेर विश्राम कर रहा था तब क्या हुआ। तो हम क्या करेंगे यदा लिख देंगे पहले। यदा सिंह विश्राम्यते यदा यहाँ लिख देंगे यदा ठीक है। यदा से प्रश्न हम आंसर शुरू कर देंगे। यदा सिंह विश्राम्यते तदैव एक वानरागत्य तस्य पुच्छम दुनोति। ये लाइन यहाँ से एक की जगह पर यदा लिख देंगे ठीक है। ये पूरी की पूरी लाइन इसका पहले का आंसर बन गई ठीक है इसका। इसके बाद है विविधा पक्षिणः किम दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। भाई तो इसका आ जाएगा विविधा पक्षिणः अपि को हम नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। सिंहस्य एतादृशीं दशाम या एतादृशी को भी आप काट सकते हैं। सिंहस्य दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। सही जो आंसर बनेगा इसका क्या बनेगा विविधा पक्षिणः सिंहस्य दशाम दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। तो ये हो गया दूसरे का। तीसरा आ गया वनराज है किमर्थम क्रुद्ध है बहुत जंगल का राजा क्यों क्रोधित हुआ। बताइए क्यों क्रोधित हुआ वानराः सिंह वारम वारम सिंहं तुदंती। पहले तो हम ये लिखेंगे वानराः वारम वारम सिंहं तुदंती ठीक है। इतना लिख के फिर हम लिख देंगे एतस्मात् कारणात् इस कारण से या हाँ एतदर्थम तो इसके लिए तो ठीक नहीं रहेगा। एतस्मात् कारणात् लिख देंगे हम ठीक है। क्या लिखा हमने वानराः वारम वारम सिंहं तुदंती। भाई बंदर बार बार शेर को दुखी करते हैं। इतना लिख के फिर हम क्या लिखेंगे एतस्मात् कारणात् वनराज है क्रुद्ध है बहुत जंगल का राजा क्रोधित हो गया ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका नाट्यांश पूरा हो गया। 8वां प्रश्न आ जाइए। 8वें प्रश्न पे क्या है मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयेत्। नीचे लिखे हुए श्लोक का अन्वय पूरा करना था। तो इस श्लोक को हम पढ़ लेते हैं। यह इच्छति आत्मन यह जो इच्छति चाहता है आत्मन अपना श्रेय है कल्याण प्रभुतानि सुखानि प्रभुतानि बहुत ज़्यादा सुखानि सुखों को च और
न नहीं कुर्यात करे अहितम बुरा कर्म कार्य स वह प्रेभ्य दूसरों के लिए कदापि कभी भी च और वह दूसरों के लिए कभी भी बुरा कार्य न करे, जो अपना अच्छा और जो अपना कल्याण और बहुत ज़्यादा सुखों को चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहला यह जो मनुष्य आत्मनः श्रेय अपना कल्याण प्रभुतानि सुखानि और बहुत से सुखों को चाहता है, स वह कदापि कभी भी आहितम कर्म बुरा कार्य दूसरों के लिए न करे। तो तीसरे में था कदापि, चौथे में प्रेभ्य। ठीक है, तो इस तरह से ये शब्द मंजूषा से आपको रिक्त स्थान में लिखने थे। आगे दूसरा श्लोक आता है। दूसरे श्लोक में भी आपको भावार्थ की पूर्ति करनी होती है रिक्त स्थानों की। यहाँ पर आया है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य जो है ही मतलब निश्चय ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु है यानी कि शत्रु है। न नहीं है अस्ति है उद्यम समूह परिश्रम के समान बंधु भाई या सखा कृत्वा करके यम न अवसिदति यम जिसको न नहीं अवसिदति दुखी होता है। यानी कि मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो इसके रिक्त स्थान भरने थे। अस्य भावोस्ति यत् कि मानवानाम शरीरे मनुष्यों के शरीर में स्थितम आलस्यम मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही तेषां महान शत्रु अस्ति एवमेव पुरुषार्थ है। इसलिए ही पुरुषार्थ एव तेषां कोपि अन्य बंधु नास्ति तम कृत्वा मानवः। अभी हम इसकी हिंदी बता देते हैं। देखिए, अस्य भावोस्ति इसका भाव है यत् कि मानवानाम शरीर मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्यम जो आलस्य है आलस्य एव ही तेषां महान शत्रु अस्ति उनका महान शत्रु है। एवमेव इसी प्रकार पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ होता है परिश्रम, पुरुषार्थ जैसा एव का मतलब जैसा, इसी प्रकार पुरुषार्थ जैसा यानी कि परिश्रम जैसा तेषां उनका कोपि अन्य कोई भी दूसरा बंधु मतलब सखा नास्ति नहीं है। किसका? मनुष्यों का। तेज तम पुरुषार्थम उसको पुरुषार्थ को यानी कि उस परिश्रम को करके मानव है कदापि न दुखी तो भवति मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न पूरा हुआ। 2 श्लोक आए थे इसमें। 9वां जो हमारा सबसे लास्ट जो प्रश्न माना गया है अधोलिखितम कथांशम समुचित क्रमेण लिखित, नीचे लिखे कथांश को कर्मानुसार लिखिए। ये क्या था? ये सौहार्दम प्रकृति शोभा में से आया था और इस पैराग्राफ को आप पाठ को पढ़ भी चुके हैं। हम जल्दी हिंदी बता देते हैं सभी पंक्तियों की, इसके बाद आपको सीरियल नंबर बता देंगे कौन सी लाइन पहले आनी थी कौन सी बाद में, यानी कि सीरियल वाइज ये उचित क्रम से लिखने थे। पहला है वानरः तम तुदंति समय बंदर उसको दुखी कर रहे थे। दूसरी लाइन है सर्वे प्राणिनः इदं दृष्ट्वा सभी प्राणी यह देखकर सिंहम शेर को राज्ञा पदाय राजा के पद के लिए अयोग्य मन्यते अयोग्य मानते हैं। एक सिंह सुप्यति समय एक शेर सो रहा था। इसके बाद है चौथा सर्वेषां प्राणिनाम सभी प्राणियों का यथा समय महत्व विद्यते समयानुसार महत्व होता है, यानी कि हर एक प्राणी की अपने अपने समय पर वैल्यू होती है। 5वां है यूयम मिलित्वा तुम सब मिलकर एव ही मोदध्वम खुश रहो जीवनम जीवन को च और रसमयम कुरुध्वम रसमय करो, यानी कि रसमय जिसमें आपस में भाईचारा हो रसमय करो, प्रकृति माता ने कहा। इसके बाद कोपी पशु राजा न भविष्यति कोई भी पशु राजा नहीं होगा अपितु बल्कि पक्षी एवं राजति पक्षी ही राजा होगा इति निश्चितमय बहुत ऐसा निश्चय हुआ फिक्स हुआ। सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी परस्पर विवादम कुर्वन्ति सभी प्राणी परस्पर आपस में विवाद करते हैं। आत्मानम योग्यम च कथ्यन्ति और अपने आप को योग्य कहते हैं। इसके बाद लास्ट है तथा प्रकृति माता प्रवेशति तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। तो ये तो थी इनकी हिंदी। और अब पहले नंबर पे कौन सी आएगी दूसरे पे कौन सी, इस प्रकार सीरियल नंबर से आप नोट कर लीजिए। पहले पे आएगी एक सिंह सुप्यति समय,
दूसरे पे आएगी वानरः तम। तीसरे नंबर पे आएगी सर्वे प्राणिनः इदम। हाँ, सर्वे प्राणिनः इदम। चौथे नंबर पे आएगी कोपी पशु। पांचवें नंबर पे पंक्ति आएगी सर्वे प्राणिनः परस्परम। और छठे नंबर पे आएगी ततः प्रकृति माता। सातवें नंबर पे आएगी सर्वेषां प्राणिनाम। और आठवें नंबर पर आ गई यूयम मिलित्वा। तो इस प्रकार से ये पंक्तियाँ थी। पहले नंबर पे तीसरी आनी थी, दूसरे नंबर पे पहली पंक्ति लिखनी थी आपको, तीसरे नंबर पे दूसरी लिखनी थी, और चौथे नंबर पर आपको छठी पंक्ति लिखनी थी, पाँचवें नंबर पर आपको सातवीं पंक्ति लिखनी थी, और छठे नंबर पर आपको आठवीं पंक्ति लिखनी थी। सातवें नंबर पर चौथी पंक्ति को लिखना था और आठवें नंबर पर आपको पाँचवीं पंक्ति को लिखना था। ये इनका सीरियल नंबर के हिसाब से क्रम था। आशा करता हूँ आप सभी छात्रों को अपने पेपर में जो आप आंसर करके आए हैं उन आंसर के हिसाब से आपको अपने अंकों का एक निश्चित अनुमान आपको लग गया होगा। संस्कृत के अध्ययन के लिए और एजुकेशन से संबंधित सूचनाओं के लिए, न्यूज़ के लिए, जानकारी के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।